आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय दर्शन की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों का दिमाग उलझाए रखा। हम बात कर रहे हैं पूर्व मीमांसा की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ पुराने कर्मकांडों की चर्चा नहीं है। ये असल में एक मास्टर क्लास है कि कैसे विशुद्ध तर्क यानी प्योर लॉजिक का इस्तेमाल करके सबसे जटिल विरोधाभासों को सुलझाया जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के मीमांसा दर्शन की इस शानदार तार्किक दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद खास सूत्र से। देखने में ये महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन का 25वां सूत्र भर लग सकता है, लेकिन असल में ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। अनुष्ठानों की प्राथमिकता को लेकर जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक विरोधाभास खड़ा हुआ था ना, उसे सुलझाने की असली चाबी यही एक सूत्र है। सोचिए, ये एक अकेला सूत्र अलग अलग दिशाओं में जाती हुई वैदिक बातों के बीच एक बेहतरीन तार्किक पुल बना देता है। आज की इस चर्चा को हमने कुछ साफ और तार्किक हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे ज्योतिष टोम का नियम, फिर देखेंगे कि असल में विरोधाभास क्या है, उसके बाद विरोधी पक्ष यानी पूर्व पक्ष का तर्क जानेंगे, फिर वैदिक शाखाओं का गहरा विश्लेषण करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अपने अंतिम निष्कर्ष पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, ज्योतिष का नियम। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज्योतिष टोम को समझना होगा। वैदिक अनुष्ठानों की दुनिया में आप ज्योतिष टोम को एक तरह का फाउंडेशन या नींव मान सकते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी और प्राथमिक यज्ञ है। मतलब, अगर किसी को कोई और बड़ा या जटिल अनुष्ठान करना है तो ये उम्मीद की जाती है कि उसने पहले ज्योतिष टोम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। ये एक बेहद अनिवार्य हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे अहम शब्द पे, द्वादशा। जैसा कि इसके नाम से ही एकदम साफ है, द्वादश यानी 12। यह 12 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही विस्तृत और जटिल वैदिक यज्ञ है। आज की हमारी इस तार्किक बहस में अगर ज्योतिषटोम प्राथमिक अनुष्ठान है तो यह द्वादशा यज्ञ एक द्वितीयक अनुष्ठान के रूप में सामने आता है। और मजे की बात यह है कि सारा का सारा विवाद इसी को लेकर शुरू होता है। और इस विवाद की जड़ है हमारा तीसरा नियम, प्राथम्य। प्राथम्य का सीधा सा मतलब है प्रधानता या प्रायोरिटी। देखिए, वेदों की कुछ शाखाएं इस नियम को बहुत ही सख्ती से मानती हैं। उनके हिसाब से प्राथम्य का नियम यह है कि आप कोई भी दूसरा यज्ञ करें, उससे पहले आपको हर हाल में ज्योतिषटोम यज्ञ करना ही होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। और सच बताऊं तो इसी सख्त नियम से हमारी आज की ये पूरी दार्शनिक पहेली पैदा होती है। चलिए, अब खंड 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि यह विरोधाभास असल में है क्या। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। विवाद बहुत ही साफ है। एक तरफ हमारे पास सामवेद की तांड्य शाखा है जो इस प्राथम्य के नियम का एकदम कड़ाई से पालन करने को कहती है। उनका सीधा निर्देश है ज्योतिषटोम के बिना कोई और यज्ञ पहले हो ही नहीं सकता। लेकिन कहानी में पेंच तब आता है जब हम अन्य वैदिक ग्रंथ देखते हैं। उनमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोग बिना ज्योतिषटोम किए ही 12 दिन वाला द्वादशा यज्ञ कर रहे हैं, जिसे बाकायदा अनिष्ट प्रथम यज्ञ कहा गया है। अब आप ही सोचिए, ये तो एक सीधा सीधा और बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया ना। ऐसे में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, जब दो अलग अलग वैदिक ग्रंथ एक ही अनुष्ठान के बारे में एकदम उल्टी बात कह रहे हों, तो क्या इसका मतलब यह है कि अलग अलग शाखाओं में ये अनुष्ठान मौलिक रूप से ही बंट चुके थे, या फिर क्या यहाँ कोई ऐसा गहरा तर्क काम कर रहा है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा? इसे समझने के लिए आइए खंड 3 में चलते हैं और विरोधी पक्ष, जिसे पूर्व पक्ष कहते हैं, उनका तर्क सुनते हैं। पूर्व पक्ष का जो तर्क है वो एकदम सीधा और पॉइंट टू पॉइंट है। वो कहते हैं कि भाई, तांड्य शाखा ज्योतिषटोम को अनिवार्य बता रही है और बाकी शाखाएं बिना ज्योतिषटोम के ही द्वादशा की अनुमति दे रही हैं। तो सीधी सी बात है, ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों शाखाओं में एक ही यज्ञ की बात हो रही हो। उनका फाइनल कंक्लूजन ये है कि यहाँ कर्म भेद है। मतलब, शाखा बदलते ही अनुष्ठान पूरी तरह से बदल जाता है। उनके हिसाब से ये दोनों द्वादशा असल में दो अलग अलग यज्ञ हैं। सुनने में ये तर्क काफी ठोस लगता है ना? लेकिन अब खंड 4 में देखते हैं सिद्धांत का दृष्टिकोण और करते हैं वैदिक शाखाओं का असली विश्लेषण। अब सिद्धांती के इन तार्किक चरणों पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि यही इस पूरे विश्लेषण का मास्टर स्ट्रोक है। पहला चरण, हाँ, ये सच है कि सामवेद ज्योतिषटोम की प्रधानता यानी उसके पहले होने का निर्देश देता है। लेकिन दूसरा चरण सबसे अहम है। सामवेद में असल में ज्योतिषटोम यज्ञ की अपनी कोई मूल विधि है ही नहीं। ये मूल विधि यजुर्वेद से आती है। तो तीसरा चरण खुद ब खुद साफ हो जाता है।
जब सामवेद इस अनुष्ठान को पैदा ही नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी प्रायोरिटी बता रहा है, तो ये नियम सिर्फ सामवेद तक कैसे सीमित रह सकता है? ये तो एक यूनिवर्सल सहायक नियम बन गया। इसी को मीमांसा में सर्वश्रेष्ठत्व कहा गया है। इसका मतलब है हर जगह लागू होना, क्योंकि सामवेद ने ज्योतिष-टोम को ओरिजिनेट नहीं किया, सिर्फ उसकी अहमियत बताई। इसलिए ये नियम हर उस शाखा पर लागू होगा जहां ज्योतिष-टोम की बात होगी। लेकिन एक मिनट, अगर ये नियम हर जगह लागू होता है तो क्या इससे हमारा विरोधाभास और भी बड़ा नहीं हो गया? क्योंकि अब तो हर जगह ज्योतिष-टोम पहले करना अनिवार्य हो जाना चाहिए। और यहीं पर हम आते हैं खंड 5 पर, हमारा अंतिम निष्कर्ष, जहां पहेली के सारे टुकड़े अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। यहां पर प्राचीन दार्शनिकों की सोच देखकर वाकई हैरानी होती है कि उन्होंने इतने सख्त नियमों के बीच भी कितना शानदार लचीलापन रखा था। इस कंसेप्ट को कहते हैं विकल्प। विकल्प का सीधा सा अर्थ है एक ही अनुष्ठान के फ्रेमवर्क में अलग अलग रास्तों या ऑप्शंस को स्वीकार करना। मीमांसा कहता है कि जब दो नियम आपस में टकरा रहे हो और दोनों ही वेद द्वारा प्रमाणित हो तो वहां विकल्प मौजूद होता है। इसे ऐसे समझिए कि ग्रंथों में सामंजस्य बिठाने के लिए दो मान्य रास्ते दे दिए गए। विकल्प ए के तहत आप पहले प्राथमिक यज्ञ यानी ज्योतिष-टोम कर सकते हैं और उसके बाद अपना 12 दिन वाला द्वादशा कर सकते हैं। और विकल्प बी के तहत आप ज्योतिष-टोम को छोड़कर सीधे द्वादशा यज्ञ भी कर सकते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल मान्य हैं। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यहाँ कर्म भेद नहीं बल्कि प्रयोग भेद है। मतलब उस अनुष्ठान को करने का, उसे अप्लाई करने का तरीका अलग है, लेकिन इससे उस अनुष्ठान की अपनी जो बेसिक पहचान है वो नहीं बदलती। यज्ञ वही है, बस उसे करने के रास्ते अलग हैं। और बस इसी एक तर्क से पूर्व पक्ष का वो पूरा का पूरा दावा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है कि अलग अलग शाखाओं में यज्ञ ही अलग अलग हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सूत्र पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, लिंगम विशिष्टम। इसका मतलब ही यही है कि प्रधानता का वो निशान, वो चिन्ह दोनों के लिए एकदम समान है, चाहे आप विरोधी का नजरिया देखें या सिद्धांत का। दोनों ही केस में प्रथम में यानी पहले होने का नियम एक कॉमन चिन्ह की तरह काम करता है, बस उसके इस्तेमाल के वैकल्पिक रास्ते स्वीकार कर लिए गए हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। सोचिए, जब हजारों साल पुराने दार्शनिक ग्रंथों ने अपने सबसे सख्त नियमों के भीतर भी विकल्प यानी ऑप्शंस की गुंजाइश रखी थी, तो क्या आज के दौर में जब हम कानूनों, धर्म या समाज की बहुत ही कठोर व्याख्या करते हैं, हमें इस तार्किक और द्वंद्वात्मक लचीलेपन से कुछ सीखना नहीं चाहिए? मीमांसा का ये शानदार तर्क सिर्फ पुरानी गुत्थियों को नहीं सुलझाता, बल्कि ये आज की विश्लेषणात्मक सोच को भी एक नई दिशा दे सकता है। इस गहरे विश्लेषणात्मक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।